तो आज हम आपको अखंड रशिया के बारे में बता रहे हैं और इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भारत को भी इतिहास से सीखना चाहिए। सोवियत संघ के विघटन से पहले भी रशिया और यूक्रेन बहुत मजबूत हुआ करते थे। तब सोवियत संघ में क्षेत्रफल के लिहाज से रशिया के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा देश हुआ करता था और अर्थव्यवस्था के मामले में भी यूक्रेन के पास बहुत बड़ी ताकत थी। लेकिन 20वीं सदी के इतिहास, अर्थव्यवस्था, विचारधारा और तकनीक को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला सोवियत संघ आज से 30 वर्ष पहले 26 दिसंबर 1991 को एक ही रात में कैसे टूट गया, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। इस कहानी को आप इस तस्वीर से समझिए जो 26 दिसंबर 1991 की है, जब सोवियत संघ के आखिरी नेता मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी थे, उनके इस्तीफे के बाद उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी सोवियत संघ हमेशा के लिए टूट गया। सोवियत संघ के विघटन के 5 बड़े कारण थे। पहला कारण यह था कि सोवियत संघ कभी भी एक राष्ट्र नहीं था, एक देश नहीं था, बल्कि ये अलग अलग देशों, भाषाओं और संस्कृतियों को मिला जुला कर बनाया गया एक राजनीतिक संघ था, जिसकी स्थापना 1917 में रशिया की साम्यवादी क्रांति के बाद हुई थी। लेकिन सैद्धांतिक और मूल विचारों से सोवियत संघ कभी भी संगठित नहीं था। इसमें कम से कम 100 अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग शामिल थे और इसे आप इस नक्शे से भी समझ सकते हैं। सोवियत संघ में कुल 15 देश शामिल थे। इनमें मध्य एशिया के मुस्लिम देश भी थे, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। इसके अलावा पूर्वी यूरोप के भी कुछ देश यहां पर थे, जहां की 90% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की थी और ये देश थे लातविया, एस्टोनिया, यूक्रेन, बेलारूस और जॉर्जिया। और रशिया सोवियत संघ में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देश था और वहां कम्युनिस्ट शासन की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ को एक तरह से रशिया द्वारा ही संचालित किया जाता था। इन्हीं विविधताओं की वजह से सोवियत संघ में कभी एक यूनिफॉर्मिटी स्थापित नहीं हो पाई और वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 नए देश अस्तित्व में आए, तब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था। दुनिया के ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमति जताते हैं कि अगर सोवियत संघ राजनीतिक संघ बनने की बजाय एक राष्ट्र के रूप में काम करता तो शायद इसका विघटन होता ही नहीं। तो इससे बड़ी बात जो सीखने वाली है वो ये कि अगर ये सब मिलाकर एक ही देश बन गए होते तो आज ये दुनिया का सबसे मजबूत देश होता और शायद रशिया आज अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कहीं ज्यादा प्रभावी होता। लेकिन उसी जमाने में सोवियत संघ में टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो एक्टिव हो गया और इसी वजह से सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो कैसे एक बहुत मजबूत जो संघ है वो टुकड़े टुकड़े होता है, कमजोर होता है, यह आपने देखा। इस विघटन का दूसरा कारण था अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कम्युनिस्ट सिद्धांतों से प्रेरित थी, जिसमें उत्पादन को समाज की संपत्ति माना जाता है, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान जिस जमीन पर खेती करता है उसका नियंत्रण भी सरकार के पास ही होता है। इन नीतियों की वजह से सोवियत संघ अमेरिका से पिछड़ता चला गया और वर्ष 1980 के दशक में सोवियत संघ की जीडीपी अमेरिका से आधी रह गई, जिसके बाद रशिया कमजोर होता चला गया और सहयोगी देशों में असंतोष काफी बढ़ने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच लगभग 45 वर्ष लंबा शीत युद्ध लड़ा गया, जिसे आप कोल्ड वॉर कहते हैं, जिसने सोवियत संघ का काफी कुछ दांव पर लगा दिया था। और यह बात वर्ष 1945 से 1990 के बीच है। उस समय संघ के देशों के सामने अर्थव्यवस्था को बचाने के साथ कोल्ड वॉर को जारी रखने की भी चुनौती थी और यही दबाव सोवियत संघ को अंदर से विभाजित कर रहा था। अमेरिका ने इसी का फायदा उठाया और धीरे धीरे सोवियत संघ के सहयोगी देशों में फूट डालकर उनका रशिया से मोहभंग करवा दिया। इसमें अमेरिका का बहुत हाथ था, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जब किसी देश की इकोनॉमी कमजोर होती है तब उस देश की जो सीमाएं हैं वो भी कमजोर होती हैं और वो देश टूटने लगता है। आज जिस तरह अमेरिका आतंकवाद और दूसरे मुद्दों की आड़ में दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देता है, एक समय ऐसा ही रवैया सोवियत संघ का था, जिसने 1980 से 88 के बीच अफगानिस्तान में अपनी सेना को उतार दिया था। वहां की कट्टरपंथी मुजाहिदीन ताकतों से संघर्ष किया, लेकिन अमेरिका की तरह सोवियत संघ को भी शर्मिंदा होकर 1989 में अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा था। और ये उस समय की तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं,
जब सोवियत संघ की सेना लौट रही थी अफगानिस्तान से। माना जाता है अफगानिस्तान में सोवियत संघ के साथ जो हुआ उसने उसकी ताकत को दुनिया के नक्शे पर काफी कमजोर कर दिया था और सोवियत संघ दुनिया के लिए उस समय एक मजाक का विषय बन गया था, क्योंकि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा संघ अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाया। और कट्टरपंथी ताकतें कैसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को भी बर्बाद कर सकती हैं, सोवियत संघ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1991 में सोवियत रूस में तख्तापलट की कोशिश हुई और उस समय के सोवियत नेता रहे मिखाइल गोर्बाचोव को नजरबंद कर दिया गया और सोवियत रूस में बोरिस येल्त्सिन ने चुनाव जीत लिया। इससे संघ के दूसरे देशों में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हुई और बाकी देश अपने भविष्य को लेकर चिंता में आ गए। इस तख्तापलट का कारण था कट्टरपंथी कम्युनिस्ट ताकतों की मनमानी। अगर तब इन कोशिशों को रोक दिया गया होता तो शायद ये विघटन होता ही नहीं। अखंड रशिया की तरह आज से 1500 साल पहले अखंड भारत भी ऐसे ही अस्तित्व में था। एक जमाने में अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे और उस समय भारत की सीमाएं अफगानिस्तान के पार जाकर ईरान से लगती थी। वर्ष 980 में, यानी आज से करीब 1000 वर्ष से भी ज्यादा, अफगानिस्तान पर राजा जयपाल का शासन था और वो एक हिंदू थे, लेकिन मुस्लिम शासकों ने उन पर हमला करके उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया और इसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान भारतवर्ष के नक्शे से बाहर चला गया। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि आज की मौजूदा पीढ़ी इस बात पर भरोसा कर सकती है कि अखंड भारत की सीमाएं एक ज़माने में आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले तक ईरान से लगती थी। आज इस मामले में भारत को भी अपना रुख स्पष्ट करना होगा। भारत अब तक इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष बना हुआ है। यूक्रेन के मामले में वो ना तो खुलकर रशिया का समर्थन कर रहा है, ना ही यूक्रेन का। अब इमरान खान कल मॉस्को जा रहे हैं और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी अगले महीने पाकिस्तान के दौरे पर आ सकते हैं। इसलिए भारत को भी नए समीकरणों पर विचार करना चाहिए और इस मामले पर एक स्टैंड अगर आज नहीं तो कल भारत को भी जरूर लेना पड़ेगा, अगर भारत अपने आप को दुनिया की महाशक्ति बनाने के बारे में सोच रहा है तो, क्योंकि महाशक्तियां जो हैं वो हमेशा के लिए तटस्थ नहीं रह सकती। और इस मामले पर आज किस देश ने क्या कहा है यह भी आपको सुनवाते हैं। We will immediately institute a package of economic sanctions, which I think, as people would expect, targeted not just at entities in Donbass, in Lugansk and Donetsk, but in Russia itself, targeting Russian economic interests as hard as we can, and I'll be setting out a bit later on in the House of Commons what we are going to do. 우크라이나의 주권과 영토 보존은 존중되어야 합니다. 대화를 통한 평화적 해결 방안을 적극 모색해야 합니다. Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i 2 territori separatisti del Donbass. Si tratta di un'inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. और इस मामले में इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि रशिया की पार्लियामेंट ने व्लादिमीर पुतिन को वो सारी शक्तियां दे दी हैं कि वो किसी भी बाहरी देश में रशिया की सेना का उपयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। उन्हें इस बात की इजाज़त, इस बात की छूट दे दी है कि रशिया की सीमा के बाहर किसी दूसरे देश में वो रशिया की सेना का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात इस समय आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि रशिया की पार्लियामेंट ने ये फैसला कर लिया है। इससे ये पता चल रहा है कि हो सकता है आने वाले 24 घंटों में या आने वाले कुछ दिनों में रशिया भी युद्ध के बारे में सोच रहा हो। इसीलिए रशियन पार्लियामेंट ने अभी ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दे दी हैं। और एक और बड़ा अपडेट ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आज रात को एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वो ऐलान क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा, लेकिन हो सकता है वो भी आज किसी बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई के बारे में ऐलान कर दें। इसलिए यूक्रेन आने वाले दिनों में भी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बना रहेगा। लेकिन यूक्रेन से सीखने वाली बातें बहुत सारी हैं और वही हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि यूक्रेन की खबर को हम भारत के
दृष्टि से कैसे समझ सकते हैं और भारत आज की इस स्थिति से क्या सीख सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.